हिंदी साहित्य क्लास 17, इसमें आता है उपन्यास। उपन्यास की हम सबसे पहले संवेदना देखें तो उपन्यास में संवेदना है गरीबों की समस्या, गरीबों की समस्या। और समाधान में क्या होता है, क्रांति के माध्यम से समाधान दिखाया जाता है। संवेदना की बात करें तो इसमें गरीबों की समस्या दिखाई जाती है और समाधान में क्रांति दिखाई जाती है। दूसरा है शिल्प। तो उपन्यास में अगर शिल्प की बात करें तो शिल्प में भाषा सरल होनी चाहिए और पात्र जो है वो गरीब या वंचित होता है। भाषा सरल, पात्र गरीब या वंचित। ठीक है। अब देखें यशपाल जो है, जैसे झूठा सच जो कि महाकाव्यात्मक उपन्यास है, जिसके लेखक हैं यशपाल। झूठा सच जो कि महाकाव्यात्मक उपन्यास है, जिसके लेखक हैं यशपाल। वो झूठा सच को दो तरीके से देखते हैं, एक है वतन और देश, दूसरा है देश का भविष्य। झूठा सच में दो हैं, वतन और देश, देश का भविष्य। तो वतन और देश में है जयदेव पुरी, वतन और देश में जयदेव पुरी, और देश का भविष्य में तारा। तो वतन और देश में जयदेव पुरी और देश का भविष्य में तारा। ठीक। उपन्यास में दूसरा पॉइंट है दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात, देशद्रोही। ये सभी क्या हैं, उपन्यास हैं। दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात, देशद्रोही, ये सभी उपन्यास हैं। तीसरा पॉइंट आता है भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त जिन्होंने गंगा माया लिखा है और मसाल, गंगा माया और मसाल। तो ये दो इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं भैरव प्रसाद गुप्त का। उसके बाद चौथे हैं नागा अर्जुन, जिनका प्रमुख उपन्यास है बाबा बटेश्वर नाथ इनका प्रमुख उपन्यास है। किसका, नागा अर्जुन का। और भैरव प्रसाद गुप्त का कौन सा है, गंगा मैया और मसाल। ठीक। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट है सामाजिक यथार्थ के उपन्यास, जिसमें आता है प्रेमचंद वाली धारा। तो प्रेमचंद वाली धारा में आते हैं भगवती चरण वर्मा, जिनमें दो उपन्यास है। एक भगवती चरण वर्मा का दो उपन्यास है, एक है टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा, और दूसरा है भूले बिसरे चित्र। ये दोनों उपन्यास जो हैं ये भगवती चरण वर्मा का है, और ये दोनों उपन्यास ही आशा उपन्यास हैं। तो प्रेमचंद वाली धारा में पहला है भगवती चरण वर्मा, जिन्होंने दो उपन्यास लिखे हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते और भूले बिसरे चित्र। ये दोनों ही आशा उपन्यास हैं। और दूसरा है मोह भंग होने लगा। तो मोह भंग होने लगा में श्री लाल शुक्ल का राग दरबारी है। श्री लाल शुक्ल का राग दरबारी उपन्यास है। श्री लाल शुक्ल का राग दरबारी उपन्यास है, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो मोह भंग होने लगा, प्रेमचंद वाली धारा से मोह भंग होने लगा, उसमें पहला उपन्यास है श्री लाल शुक्ल का राग दरबारी, जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जो दिखाया गया है। और दूसरा है भीष्म साहनी का तमस, जिसमें सांप्रदायिकता के बारे में दिखाया गया है, इसमें सांप्रदायिकता के बारे में बताया गया है। ठीक। उसके बाद आता है महिला लेखन, प्रेमचंद वाली धारा में ही फिर आता है महिला लेखन में आते हैं व्यक्ति समाज संबंध में अमृतलाल नागर का आता है बूंद और समुद्र। महिला लेखन में व्यक्ति समाज संबंध आता है, व्यक्ति समाज संबंध में अमृतलाल नागर का नाम आता है, और अमृतलाल नागर का उपन्यास है बूंद और समुद्र। ठीक। उसके बाद भीष्म साहनी का है तमस। भीष्म साहनी का उपन्यास जो है वो है तमस, जिसमें हमने देखा अभी तमस है और उसमें सांप्रदायिकता के बारे में बताया गया है। इसमें तमस में क्या है, लाहौर में
5 दिन की कहानी है, लाहौर में 5 दिन की कहानी है, जिसके माध्यम से सांप्रदायिकता को बताया गया है। चौथा है ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास। तीसरा था सामाजिक यथार्थ के उपन्यास, अब चौथा है ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास। तो हमने देखा प्रेमचंदोत्तर युग में पहला था मनोवैज्ञानिक उपन्यास या धारा, दूसरा देखा फिर हमने प्रगतिवादी या मार्क्सवादी या समाजवादी उपन्यास या धारा, फिर हमने तीसरा देखा सामाजिक यथार्थ के उपन्यास। अब चौथा देखते हैं ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास। ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास में क्या है, साम्राज्यवादी इतिहास बोध को खारिज करने के लिए, साम्राज्यवादी इतिहास बोध को खारिज करने के लिए, जिसमें आता है, जिसमें कौन कौन आते हैं, जिसमें है चतुर्सेन शास्त्री का वैशाली की नगरवधू, चतुर्सेन शास्त्री की वैशाली की नगरवधू, जिसमें आते हैं चतुर्सेन शास्त्री, इनका उपन्यास है वैशाली की नगरवधू, जो कि ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास है। तो चतुर्सेन शास्त्री वैशाली की नगरवधू, चतुर्सेन शास्त्री वैशाली की नगरवधू। दूसरा नाम आता है वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा। तीसरा है भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा, तीसरा नाम है भगवती चरण वर्मा, जिनके उपन्यास का नाम है चित्रलेखा, उपन्यास का नाम है चित्रलेखा, यानी भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा। फिर चौथे उपन्यासकार का नाम है अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर, जिनके उपन्यास का नाम है मानस का हंस खंजन नयन, मानस का हंस और खंजन नयन, मानस का हंस और खंजन नयन। तो अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर के 2 उपन्यास मानस का हंस और खंजन नयन। उसके बाद 5वें उपन्यासकार में, 5वें ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यासकार में आते हैं यशपाल। तो यशपाल का दिव्या जो उपन्यास है वो भी ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास है। तो ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास जो है वो मनोरंजन परक उपन्यास है, यानी मनोरंजन के लिए बनाया गया उपन्यास है। तो ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास मनोरंजन है और इसमें साम्राज्यवादी इतिहास बोध को खारिज करने के लिए मतलब ये उपन्यास लिखा गया था, जिसमें पहले उपन्यासकार हैं चतुर्सेन शास्त्री, चतुर्सेन शास्त्री, जिनका उपन्यास का नाम है वैशाली की नगरवधू। दूसरे हैं वृंदावन लाल वर्मा, तीसरे हैं भगवती चरण वर्मा, जिनके उपन्यास का नाम चित्रलेखा है। चौथे हैं अमृतलाल नागर, जिनके 2 उपन्यास हैं, पहला है मानस का हंस और दूसरा है खंजन नयन। और 5वें हैं यशपाल, जिनके उपन्यास का नाम है दिव्या। अब हम देखते हैं आंचलिक उपन्यास। 5वां है आंचलिक उपन्यास। 5वां कौन सा है, आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यास में अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें कि आंचलिक उपन्यास में होता क्या है, तो आंचलिक उपन्यास में पहला जो है वो अंचल ही नायक होता है, अंचल ही नायक होता है। दूसरा बात करें तो पात्र या घटनाएं होती हैं। तीसरा बात करें पात्र ज़्यादा होती हैं। चौथा बात करें घटनाएं ज़्यादा होती हैं, यानी पहला है अंचल ही नायक होता है, जिसमें दूसरा है पात्र या घटनाएं होती हैं, तीसरा है पात्र ज़्यादा होते हैं, चौथा है घटनाएं ज़्यादा होती हैं और 5वां है भाषा आंचलिक होती है, भाषा आंचलिक होती है। अगर बात करें अंचल ही नायक और पात्र या घटनाएं, इसका समग्र चित्रण और तटस्थ चित्रण किया जाता है, समग्र चित्रण और तटस्थ चित्रण किया जाता है। तो आंचलिक उपन्यास के 5 विशेषताओं में अंचल ही नायक होता है, पात्र या घटनाएं होती हैं, पात्र ज़्यादा होते हैं, घटनाएं ज़्यादा होती हैं और भाषा आंचलिक होता है। तो आंचलिक उपन्यास में आंचलिकता का मतलब क्या है, स्थानीयता या स्थानिकता से, स्थानीयता या स्थानिकता से आंचलिकता का संबंध है। तो स्थानीयता या स्थानिकता का में 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है आंचलिकता और दूसरा है अतिक्रमण। तो स्थानीयता या स्थानिकता में 2 चीज़ें आती हैं, एक आंचलिकता और दूसरा अतिक्रमण। तो आंचलिकता में क्या होता है, स्थानीयता पर जोर दिया जाता है। आंचलिकता में क्या होता है, स्थानीयता पर जोर, आंचलिकता में क्या होता है, स्थानीयता पर जोर होता है। और अतिक्रमण में क्या होता है, सार्वभौमिकता का अतिक्रमण किया जाता है, सार्वभौमिकता का अतिक्रमण किया जाता है। आंचलिक उपन्यास में आता है फरीश्वर नाथ रेणु का आता है मैलाचल, परती परिकथा, मैलाचल, परती परिकथा, पलटू बाबू रोड, दीर्घ तपा,
जुलूस, कितने चौराहे। तो फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है आंचलिक उपन्यास, जिनमें फणीश्वर नाथ रेणु का पहला उपन्यास है मैला आंचल, दूसरा उपन्यास है परती परिकथा, तीसरा उपन्यास है पलटू बाबू रोड, चौथा उपन्यास है दीर्घ तपा, पांचवा उपन्यास है जुलूस और छठा उपन्यास है कितने चौराहे। पहला उपन्यास है मैला आंचल, दूसरा उपन्यास है परती परिकथा, तीसरा उपन्यास है पलटू बाबू रोड, चौथा है दीर्घ तपा, पांचवा है जुलूस और छठा है कितने चौराहे। फिर दूसरे आते हैं नागार्जुन। तो नागार्जुन का है बाल चनमा। नागार्जुन का बाल चनमा जो उपन्यास है वो आंचलिक उपन्यास में आता है, जबकि नागार्जुन का बाबा बटेश्वर नाथ जो उपन्यास है वो प्रगतिवादी या मार्क्सवादी या समाजवादी उपन्यास में आता है। ठीक, नागार्जुन का बाल चनमा जो है ये आंचलिक उपन्यास है और नागार्जुन का बाबा बटेश्वर नाथ ये प्रगतिवादी या मार्क्सवादी या समाजवादी उपन्यास है। उसके बाद आते हैं राही मासूम रजा। तो राही मासूम रजा का आधा गांव उपन्यास, राही मासूम रजा का आधा गांव उपन्यास जो है ये आंचलिक उपन्यास है। और चौथे आते हैं उदय शंकर भट्ट का सागर लहरें और मनुष्य, उदय शंकर भट्ट का सागर लहरें और मनुष्य, ये जो है ये आंचलिक उपन्यास हैं। तो नागार्जुन का तो फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, परती परिकथा, पलटू बाबू रोड, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, ये है आंचलिक उपन्यास। दूसरे हैं नागार्जुन का बाल चनमा, ये है आंचलिक उपन्यास। तीसरे हैं राही मासूम रजा। तो राही मासूम रजा का है आधा गांव उपन्यास जो कि आंचलिक उपन्यास है। और चौथे हैं उदय शंकर भट्ट। तो उदय शंकर भट्ट का सागर लहरें और मनुष्य, ये है आंचलिक उपन्यास। ठीक, अब आता है छठा पॉइंट जो है नया उपन्यास। छठा पॉइंट है नया उपन्यास जो है वो नवलेखन इसका छठे दशक यानी 1950 से 1959 के बीच ये लिखा जाने लगा। तो नया उपन्यास का नवलेखन छठे दशक में होने लगा यानी 1950 से 1959 के बीच। तो नवलेखन इसका जो है यूएसए में क्या हुआ, न्यू मूवमेंट हुआ। यूएसए में न्यू मूवमेंट हुआ, तब नई कहानी और अकहानी की प्रवृत्तियाँ आई। नया उपन्यास की अगर हम परिस्थितियों की बात करें तो इसमें पहली परिस्थितियाँ हैं मोहभंग होने लगा था, दूसरा है अस्तित्ववाद, तीसरा है विश्व युद्ध से क्षणभंगुरता, चौथा है शहरीकरण लघु मानववाद और पांचवा है महिलाओं की स्वतंत्रता। तो नया उपन्यास में परिस्थितियों में पहला है मोहभंग, दूसरा है अस्तित्ववाद, तीसरा है विश्व युद्ध से क्षणभंगुरता और चौथा है शहरीकरण लघु मानववाद और पांचवा है महिलाओं की स्वतंत्रता। ये सभी आत्मनिर्वासन या अजनबीपन में थे। तो नया उपन्यास में क्या होता है, नवलेखन इसका छठे दशक में होता है यानी 1950 से 1959 के बीच। इसमें क्या हुआ, नवलेखन में यूएसए में न्यू मूवमेंट हुआ। नया उपन्यास में आता है नई कहानी और अकहानी की प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं। नया उपन्यास में नई कहानी और अकहानी की प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं। अगर इस समय की परिस्थितियों की बात करें तो परिस्थितियों में पहला है मोहभंग, दूसरा है अस्तित्ववाद, तीसरा है विश्व युद्ध से क्षणभंगुरता, चौथा है शहरीकरण लघु मानववाद और पांचवा है महिलाओं की स्वतंत्रता। तो इन सब का क्या हुआ, आत्मनिर्वासन या अजनबीपन। ठीक, अब अगर देखें नया उपन्यास में पहला है महानगरीय बोध। तो महानगरीय बोध क्या है, शहरी मध्य वर्ग का अकेलापन। तो नया उपन्यास में पहला आता है महानगरीय बोध, जिसमें होता है क्या, शहरी मध्य वर्ग का अकेलापन, जिसमें मुख्य लेखक हैं निर्मला वर्मा और इनका उपन्यास है वे दिन और एक चीथड़ा सुख।
वे दिन और एक चीथड़ा सुख। तो निर्मला वर्मा का है उपन्यास वे दिन और एक चीथड़ा सुख, जो कि महानगरीय बोध यानी शहरी मध्य वर्ग के अकेलापन को बताता है और ये एक नया उपन्यास है। तो निर्मला वर्मा वे दिन और एक चीथड़ा सुख ये नया उपन्यास है। दूसरा आता है नया उपन्यास में यौन चेतना के उपन्यास। यौन चेतना के उपन्यास, तो इसमें नाम आता है मृदुला वर्ग। मृदुला वर्ग, तो मृदुला वर्ग का कठगुलाब उपन्यास जो है वो नया उपन्यास है, वो भी यौन चेतना के उपन्यास से है। दूसरा है राजकमल चौधरी। राजकमल चौधरी का मछली मरी हुई। मछली मरी हुई, राजकमल चौधरी मछली मरी हुई, ये भी यौन चेतना के उपन्यास हैं जो कि नया उपन्यास में आता है। और तीसरे हैं मणि मधुकर। मणि मधुकर, मणि मधुकर का सफ़ेद मेमने। मणि मधुकर का सफ़ेद मेमने, जो कि यौन चेतना के उपन्यास हैं और नया उपन्यास में आते हैं। तो नया उपन्यास में दूसरा पॉइंट है यौन चेतना के उपन्यास, जिसमें 3 लेखक और उनकी उपन्यास आती हैं। पहला लेखक है मृदुला वर्ग, जिनका उपन्यास है कठगुलाब। दूसरे लेखक है राजकमल चौधरी, जिनका उपन्यास है मछली मरी हुई। और तीसरे लेखक हैं मणि मधुकर, जिनके उपन्यास का नाम है सफ़ेद मेमने। फिर नया उपन्यास में तीसरा पॉइंट आता है महिला लेखन। तो महिला लेखन में पहले है कृष्णा सोबती, दूसरा है प्रभा खेतान और तीसरा है मैत्रेयी पुष्पा। तो प्रभा खेतान ने छिन्न मस्ता लिखा है, छिन्न मस्ता। मैत्रेयी पुष्पा ने इदन मम यह मेरा नहीं है लिखा है। तो नया उपन्यास में तीसरा है महिला लेखन। महिला लेखन में नाम आता है 3 लोगों का, कृष्णा सोबती, प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा। प्रभा खेतान का है छिन्न मस्ता। छिन्न मस्ता, प्रभा खेतान छिन्न मस्ता, प्रभा खेतान छिन्न मस्ता, प्रभा खेतान छिन्न मस्ता। तो प्रभा खेतान का छिन्न मस्ता जो है वो नया उपन्यास है। मैत्रेयी पुष्पा का इदन में, मैत्रेयी पुष्पा का इदन मम, इदन मम, मैत्रेयी पुष्पा इदन मम, मैत्रेयी पुष्पा इदन मम, मैत्रेयी पुष्पा इदन मम, ये जो है इदन मम का मतलब होता है यह मेरा नहीं है। तो मैत्रेयी पुष्पा का इदन मम जो है ये नया उपन्यास है। उसके बाद 7वां आता है समकालीन उपन्यास। 7वां है समकालीन उपन्यास। तो समकालीन उपन्यास में पहला आता है सूचना क्रांति या मीडिया। सूचना क्रांति या मीडिया, जिसमें आते हैं 2 लोगों का नाम, सुरेंद्र वर्मा और निर्मला वर्मा। सुरेंद्र वर्मा और निर्मला वर्मा। तो सुरेंद्र वर्मा का मुझे चाँद चाहिए, मुझे चाँद चाहिए। तो सुरेंद्र वर्मा का मुझे चाँद चाहिए ये समकालीन उपन्यास है। सुरेंद्र वर्मा का मुझे चाँद चाहिए ये समकालीन उपन्यास है। और दूसरे आते हैं निर्मला वर्मा। तो निर्मला वर्मा का है रात का रिपोर्टर। रात का रिपोर्टर, निर्मला वर्मा रात का रिपोर्टर, निर्मला वर्मा रात का रिपोर्टर, निर्मला वर्मा रात का रिपोर्टर। तो निर्मला वर्मा का रात का रिपोर्टर उपन्यास जो है ये समकालीन उपन्यास है। और वहीं निर्मला वर्मा का वे दिन और एक चीथड़ा सुख, निर्मला वर्मा का ही वे दिन और एक चीथड़ा सुख जो उपन्यास है वो नया उपन्यास है। और निर्मला वर्मा का रात का रिपोर्टर जो उपन्यास है वो समकालीन उपन्यास है। तो ये हो गया समकालीन उपन्यास में पहला सूचना क्रांति या मीडिया। अब दूसरा देखते हैं उत्तर आधुनिक उपन्यास। तो उत्तर आधुनिक उपन्यास में आते हैं, पहला नाम आता है मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी। तो मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है हरिया हरक्यूलस। हरिया हरक्यूलस की हैरानी। हरिया हरक्यूलस की हैरानी। हरिया हरक्यूलस की हैरानी। हरिया हरक्यूलस की हैरानी। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। और दूसरा है कसब। दूसरा है कसब। पहला है हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, दूसरा है कसब। इसमें क्या हुआ, भदेश का इस्तेमाल हुआ है। भदेश का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, भदेश का इस्तेमाल हुआ है। फिर इसमें उत्तर आधुनिकता उपन्यास में दूसरा नाम आता है कृष्ण बलदेव वैद्य। कृष्ण बलदेव वैद्य, कृष्ण बलदेव वैद्य का। उसके बाद तीसरा नाम आता है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। तो विनोद कुमार शुक्ल का है दीवार में एक खिड़की रहती है। दीवार में एक खिड़की रहती है। तो दीवार में एक खिड़की रहती है, विनोद कुमार शुक्ल का ये जो उपन्यास है ये समकालीन उपन्यास है। तो उत्तर आधुनिक उपन्यास में
पहला नाम आता है मनोहर श्याम जोशी, जिनका उपन्यास है हरक्यूला, जिनका उपन्यास का नाम है हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। और दूसरा उपन्यास है कसब। ये समकालीन उपन्यास हैं, इसमें भदेश का इस्तेमाल हुआ है। फिर दूसरा नाम आता है कृष्ण बलदेव वैद्य, कृष्ण बलदेव वैद्य। उसके बाद तीसरा नाम आता है विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, और इनके उपन्यास का नाम है दीवार में एक खिड़की रहती है, दीवार में एक खिड़की रहती है। ठीक। अब अगर हम देखें कि उत्तर आधुनिक उपन्यास में उत्तर आधुनिकता का क्या मतलब है, तो उत्तर आधुनिकता का मतलब है 1960 के बाद। ठीक। तो इसमें क्या हुआ, इसमें डेनियल बेल, लेओतार, देरिदा, डेनियल बेल, लेओतार, देरिदा, डेनियल बेल, लेओतार, देरिदा का नाम आता है, डेनियल बेल, लेओतार, देरिदा का नाम आता है। इसमें क्या हुआ, इसमें पहला है विचारधाराओं का अंत हुआ। किनके विचारधाराओं का अंत हुआ, डेनियल बेल, लेओतार, देरिदा के। तो इसमें क्या है, पहला है विचारधाराओं का अंत, दूसरा है विमर्श यानी डिस्कोर्स, हैबरमास ने इसका प्रयोग अच्छा किया है, यानी दूसरा है विमर्श। तो विमर्श जो है उसका हैबरमास ने इसका प्रयोग अच्छा किया है, विमर्श का प्रयोग हैबरमास ने अच्छा किया है। उत्तर आधुनिकता में तीसरा है बिखराव को महत्व, बिखराव को महत्व, जिसमें नाम आता है मनोहर श्याम जोशी का। बिखराव को उत्तर आधुनिकता में बिखराव को महत्व देने में नाम आता है मनोहर श्याम जोशी का, मनोहर श्याम जोशी का। तो उत्तर आधुनिकता में डेनियल बेल, लेओतार, देरिदा के विचारधाराओं का अंत होता है। दूसरा है हैबरमास ने विचारधाराओं का, हैबरमास ने विमर्श का प्रयोग अच्छा किया है। और तीसरा है बिखरावों को महत्व दिया है, किसने, मनोहर श्याम जोशी ने। तो हमने अभी तक 7 प्रकार के उपन्यास देखे, कौन कौन से। पहला था मनोवैज्ञानिक उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास मतलब अभी तक हमने प्रेमचंदोत्तर उपन्यास, प्रेमचंदोत्तर युग में 7 प्रकार के उपन्यास देखे। पहला था मनोवैज्ञानिक उपन्यास, दूसरा था प्रगतिवादी या मार्क्सवादी या समाजवादी उपन्यास, तीसरा था सामाजिक यथार्थ के उपन्यास, चौथा था ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास, पांचवा था आंचलिक उपन्यास, छठा था नया उपन्यास और सातवां था समकालीन उपन्यास। अब अगर निष्कर्ष देखें तो निष्कर्ष पहले 3 तकों की तुलना में ये निष्कर्ष दूसरा हो जाएगा। 1980 के बाद संरचनावाद की प्रतिक्रिया, ये अब नहीं आएगा। तो मतलब यहीं पे ये प्रेमचंदोत्तर युग यहीं पे समाप्त होता है। लेकिन कुछ और हम एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं निष्कर्ष में, जैसे कुछ दूसरा है। ये समझिए यहीं पे क्लास हमारा ख़त्म हो जाता है। कौन सा क्लास, क्लास 17 यहीं पे समाप्त हो जाता है। लेकिन कुछ और पढ़ लेते हैं। निष्कर्ष, 1980 के बाद संरचनावाद की प्रतिक्रिया में उत्तर संरचनावाद या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म विकसित हुआ, जिसका गहरा संबंध उत्तर आधुनिकता से है। निष्कर्ष में है 1980 के बाद संरचनावाद की प्रतिक्रिया में उत्तर संरचनावाद या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म विकसित हुआ, जिसका गहरा संबंध उत्तर आधुनिकता से है। पश्चिम में चार्ल्स जेम्स फ्रको ल्योतार ने इस दृष्टि से समीक्षा पद्धति को बदला, तो हिंदी में सुधीश पचौरी और देवेंद्र इस्सर ने। 1980 के बाद संरचनावाद की प्रतिक्रिया में उत्तर संरचनावाद विकसित हुआ, जिसका गहरा संबंध उत्तर आधुनिकता से है। पश्चिम में चार्ल्स जेम्स फ्रको ल्योतार ने इस दृष्टि से समीक्षा पद्धति को बदला, तो हिंदी में सुधीश पचौरी और देवेंद्र इस्सर ने। ठीक है। अब हम देखते हैं, मतलब अब यहीं पे क्लास 17 समाप्त होता है। हिंदी साहित्य क्लास 17 यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य क्लास 18 महाभोज। महत्वपूर्ण शब्द, निष्प्रभा। निष्प्रभा मतलब होता है तेजहीन होना, निष्प्रभा मतलब तेजहीन होना। उत्कट, उत्कट मतलब होता है प्रबल, उत्कट मतलब होता है प्रबल। तीसरा है विवर्त, विवर्त मतलब होता है आभास, विवर्त मतलब होता है आभास। सिक्त, सिक्त मतलब होता है सींचा हुआ। समन, समन मतलब होता है शांत। वर्तुल, वर्तुल मतलब होता है गोल या टेढ़ा, वर्तुल मतलब गोल या टेढ़ा।
अब हम देखते हैं महाभोज उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। महाभोज उपन्यास से संबंधित महाभोज उपन्यास से संभावित प्रश्न। महाभोज उपन्यास से संभावित प्रश्न। पहला प्रश्न है, महाभोज की संवेदना या प्रतिपाद्य पर विचार करें। महाभोज की संवेदना या प्रतिपाद्य पर विचार करें, 3 स्टार। दूसरा प्रश्न है, महाभोज एक सफल राजनीतिक उपन्यास है, चर्चा करें। महाभोज एक सफल राजनीतिक उपन्यास है, चर्चा करें, 2 स्टार। तीसरा है, महाभोज के नामकरण पर विचार करें। क्या आप इस उपन्यास के लिए इससे बेहतर कोई नाम सुझाना चाहेंगे, 3 स्टार। चौथा है, महाभोज के शिल्प पर नाती दीर्घ निबंध लिखें। महाभोज के शिल्प पर नाती दीर्घ निबंध लिखें। 5वां प्रश्न है, उपन्यास के तथ्यों की दृष्टि से महाभोज का मूल्यांकन करें, 3 स्टार। 6वां प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि महाभोज उपन्यास आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि अपने लेखन काल में था, 3 स्टार। फिर से पढ़ता हूँ ये प्रश्न, क्या आपको लगता है कि महाभोज उपन्यास आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि अपने लेखन काल में था, 3 स्टार। 7वां प्रश्न है, मिस्टर सक्सेना के चरित्र पर विचार करें, 1 स्टार। मिस्टर सक्सेना के चरित्र पर विचार करें, 1 स्टार। 8वां प्रश्न है, दा साहब के चरित्र पर विचार करें। दा साहब के चरित्र पर विचार करें, 1 स्टार। तो इसी के साथ क्लास नंबर 18 यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य क्लास 19, संवेदना, शिल्प, तत्व। हमें 3 चीज़ें देखना है, संवेदना, शिल्प, तत्व। तो सबसे पहले हम संवेदना देखते हैं। तो चाहे संवेदना पूछे, चाहे कथ्य पूछे, चाहे प्रतिपाद्य पूछे, चाहे विषय वस्तु पूछे और चाहे वर्ण विचार पूछे, इन सब में हमें संवेदना ही लिखना है। और संवेदना में क्या क्या लिखा जाता है? तो पहला नंबर, इसमें दर्शन या विचारधारा लिखा जाता है। दूसरा नंबर, समस्याएं या चिंताएं बताई जाती हैं। और तीसरा नंबर है, समाधान का संकेत दिया जाता है। तो पहला है दर्शन या विचारधारा लिखी जाती है, दूसरा समस्याएं या चिंताएं बताई जाती हैं, तीसरा है समाधान का संकेत दिया जाता है। फिर इन तीनों का तुलनाएं भी कर सकते हैं, यानी दर्शन या विचारधारा, समस्याएं या चिंताएं और समाधान या संकेत का तुलनाएं भी कर सकते हैं। फिर संवेदना में 3 पक्ष हैं। पहला जैसे कि हमने देखा, यानी दृष्टिकोण, दूसरा समस्याएं या चिंताएं, तीसरा समाधान। तो समस्याएं या चिंताओं में क्या है? पहला राजनीतिक विकृतियां, दूसरा सामाजिक विषुवताएं और तीसरा है बुद्धिजीवी वर्ग का पलायन। समस्याएं या चिंताओं में पहला है राजनीतिक विकृतियां, दूसरा है सामाजिक विषुवताएं। किसमें? महाभोज उपन्यास की बात हो रही है यहाँ पे। समस्याएं या चिंताओं में पहला है राजनीतिक विकृतियां, दूसरा है सामाजिक विषुवताएं, तीसरा है बुद्धिजीवी वर्ग का पलायन, जिसमें आते हैं दत्ता, महेश, शहरी साक्षर। दत्ता, महेश, शहरी साक्षर। ठीक, अब हम देखते हैं महाभोज उपन्यास की संवेदना। महाभोज उपन्यास की संवेदना। मन्नू भंडारी नवलेखन के दौर की प्रसिद्ध रचनाकार रही हैं और मनोवैज्ञानिक विषयों पर लिखने के लिए विख्यात रही हैं। यही सच है जैसी कहानियाँ और आपका बंटी जैसे उपन्यास मनुष्य के अंतर जगत को टटोलने के लिए समादृत रहे हैं। ऐसे में उनके द्वारा महाभोज जैसे राजनीतिक, सामाजिक विषुवताओं पर व्यंग करता हुआ उपन्यास लिखा जाना पाठक को अचरज में डाल देता है। इसका कारण स्वयं लेखिका ने महाभोज की प्रस्तावना में किया है, जो इसकी संवेदना को समझने के लिए अनिवार्य कथन है। वे लिखती हैं, जब घर में आग लगी हो
तो सिर्फ अपने अंतर जगत में बने रहना या उसी का प्रकाशन करना क्या खुद ही अप्रासंगिक, हास्यास्पद और किसी हद तक अश्लील नहीं लगने लगता? महाभोज मूलतः राजनीतिक उपन्यास है, इसलिए इसके केंद्रीय संवेदना के तौर पर राजनीतिक विकृतियों का पर्दाफाश किया गया है। दा साहब, शुक्ल बाबू, लोचन भैया, राव चौधरी, अब्बा साहब और लखन सिंह जैसे राजनीतिक चरित्रों के माध्यम से लेखिका ने उस समय के जटिल राजनीतिक यथार्थ को बखूबी प्रस्तुत किया है। दल बदल, भ्रष्टाचार, जनता के प्रति संवेदनहीनता, नौकरशाही पर अत्यधिक दबाव तथा दिखावे की राजनीति जैसे विद्रूपताएं महाभोज के हर पन्ने पर बिखरी हुई हैं। लोचन भैया, जिनमें अभी भी कुछ आदर्शवाद बाकी है, इस राजनीतिक धक्का मुक्की के शिकार हुए हैं और अंततः सोच रहे हैं, इसी क्रांति का सपना देखा था और क्या इसी टुच्चेपन की सौदेबाजी के लिए मंत्रिमंडल गिराने की बात सोच रहे हैं वे? नाम, चेहरे, लेबुल भले ही अलग अलग हों, पर अलगाव है कहाँ? शुक्ल बाबू ... दा साहब ... राव ... चौधरी। राजनीतिक जीवन की पृष्ठभूमि में लेखिका ने तत्कालीन सामाजिक जीवन की कुरूपताओं को भी विषय वस्तु में शामिल किया है। 1970 का दशक वह समय था जब दबंग जातियों व दलितों के बीच पहली बार अधिकारों का संघर्ष शुरू हुआ था। 1973 का बेलची कांड स्मृतियों में ताज़ा था, जब कई दलित व्यक्तियों को दबंगों की भीड़ ने जिंदा जला दिया था। जिस तरह नागार्जुन ने हरिजन गाथा कविता में उस घटना को पृष्ठभूमि बनाया है, वैसे ही मन्नू जी ने महाभोज में उपन्यास के शुरुआत में ही इस बात का संकेत है। महीने भर पहले की ही तो बात है, गांव की सरहद से जरा परे हटकर जो हरिजन टोला है, वहां कुछ झोपड़ियों में आग लगा दी गई थी, आदमियों सहित। लेखिका को इस बात से गंभीर आपत्ति है कि बुद्धिजीवी वर्ग अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह समुचित रूप में नहीं करता है। दत्ता बाबू जैसे पत्रकार कागज का कोटा बढ़वाने के लिए बिक गए हैं और महेश और अखिलन जैसे शोधार्थी अपने सामने हो रहे जदीतियों को देखकर भी रिसर्च मेथोडोलॉजी के नाम पर तटस्थ बने रहते हैं। बिसु के माध्यम से लेखिका ने ऐसे कर्महीन बुद्धिजीवी पर गहरी चोट की है। उदाहरण: केवल नाराज ही नहीं, लड़ता था बाकायदा हमेशा कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग खाली तमाशहीन बनकर ही बैठे रहेंगे, तो इन गरीबों की लड़ाई कौन लड़ेगा? रोचक बात यह है कि लेखिका ने इन समस्याओं के प्रति समाधान पक्ष का संकेत भी प्रस्तुत किया है। उपन्यास के अंत में मिस्टर सक्सेना का व्यक्तित्व रूपांतरण और लोचन भैया व डीआईजी सिन्हा की छिटपटाहट। उपन्यास के अंत में मिस्टर सक्सेना का व्यक्तित्व रूपांतरण और लोचन भैया व डीआईजी सिन्हा की छटपटाहट इस बात का संकेत है कि समाज को बदलने की क्रांतिकारी चेतना, बिसु की हत्या
और बिंदा की गिरफ्तारी से समाप्त नहीं होती। लेखिका के ही शब्दों में कहें तो यह वह खतरनाक लपकती अग्निलीक है जो बीसू और वृंदा तक ही नहीं रुकी रहती। यह वह खतरनाक लपकती अग्निलीक है जो बीसू और वृंदा तक ही नहीं रुकी रहती। अब हम देखते हैं महाभोज एक सफल राजनीतिक उपन्यास है। इसका उत्तर देखते हैं, महाभोज एक सफल राजनीतिक उपन्यास है। इसमें पहला पॉइंट है, इसमें पहला है हिंदी में राजनैतिक उपन्यासों की परंपरा अत्यंत विरल है। मैला आंचल, झूठा सच और राग दरबारी जैसे कुछ ही उपन्यासों में राजनीति का सूक्ष्म विश्लेषण दिखाई देता है। इस दृष्टि से महाभोज हिंदी की इस परंपरा की विशेष उपलब्धि है, क्योंकि इनमें राजनीति के विभिन्न पहलुओं का जितना बारीक अध्ययन हुआ है उतना कहीं और नहीं दिखता। खास बात यह है कि जिस देश की राजनीति में पुरुषों का वर्चस्व है, वहाँ एक महिला उपन्यासकार ने राजनीति के सबसे गहरे राजों का पर्दाफाश किया है। दूसरा पॉइंट है 1979 के आसपास के राजनीतिक परिस्थितियों पर अपनी ओर से 3-4 वाक्य लिखें। और तीसरा पॉइंट है राजनीतिक विकृतियाँ। और चौथा है निष्कर्ष स्पष्ट है कि 1970 के दशक के राजनीतिक यथार्थ का कोई भी कोना लेखिका की नज़रों से ओझल नहीं हुआ है, क्योंकि समय के साथ और गहरा व मृदु भी हुआ है। इसलिए पाठक को महाभोज पढ़कर अपने समय के राजनीतिक सच्चाइयाँ साफ दिखाई देती हैं। राजनीतिक उपन्यासों की इस लघु परंपरा में अभी तक कोई अन्य उपन्यास महाभोज की बराबरी नहीं कर सका है। अब देखते हैं, क्वेश्चन है महाभोज के नामकरण पर विचार करें। तो नामकरण में 2 प्रारूप हैं। एक पहला प्रारूप 1 है, जिसमें हमें केवल सिद्ध करना कि यह नाम बेहतर है, यानी इसे रचनात्मक पद्धति बोलते हैं। तो ये जो प्रारूप 1 है ना, यह प्रारूप प्रिंटेड नोट्स में है, ठीक है। नामकरण में दूसरा प्रारूप होता है सर्वजन सुलभ। तो हम देखते हैं नामकरण वाले प्रश्नों का प्रारूप। नामकरण वाले प्रश्नों का प्रारूप हेडिंग में पहला पॉइंट है अच्छे नाम की कसौटियाँ क्या होती हैं। दूसरा पॉइंट है रचनाकार ने यह नाम क्यों रखा है, क्या यह नाम उन कसौटियों पर खरा उतरता है। और तीसरा पॉइंट है यदि इस उपन्यास का यह नाम न रखा जाता तो क्या रखा जाता। सच कहें तो जो भी नाम रखा जाता वह इससे कमज़ोर ही होता। और चौथा है निष्कर्ष। तो देखें महाभोज का नामकरण। महाभोज के नामकरण में पहला पॉइंट है किसी रचना का सर्वश्रेष्ठ नाम वह होता है जो लेखक के प्रतिपाद्य को गहराई से व्यक्त करता हो, जो पाठक के भीतर जिज्ञासा उत्पन्न करता हो और यथासंभव संक्षिप्त और सारगर्भित हो। इन्हीं कसौटियों के आधार पर महाभोज नामकरण के औचित्य का परीक्षण किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है महाभोज एक अत्यंत प्रतीकात्मक नाम है जो किसी के मृत्यु पर होने वाले भोज को व्यक्त करता है। यह नाम पढ़कर पाठक को सहज जिज्ञासा होती है कि लेखिका किसके महाभोज का जिक्र कर रही है। यह उपन्यास पढ़ते समय
परत दर परत यह बात सामने आती है कि यह महाभोज किसकी मृत्यु का संकेत है। साधारण अर्थ में यह बीसू के मृत्यु का महाभोज है। साधारण अर्थ में यह बीसू के मृत्यु का महाभोज है, जो 1 महीने पहले 9 हरिजनों को जिंदा जला दिए जाने की घटना के परिमाणों को इकट्ठा कर रहा था। बीसू की मौत एक अर्थ में उन हरिजन परिवारों को न्याय मिलने की संभावनाओं की भी मौत है, इसलिए यह नाम और सार्थक हो उठता है। और आगे देखें तो बीसू की मौत का फायदा उठाने के लिए जुटे हुए शोर गिद्ध जो राजनीति, पत्रकारिता और नौकरशाही में बैठे हैं, यह उनके हाथों हो रही लोकतंत्र की मौत का महाभोज है। उपन्यास का पहला ही वाक्य है, लावारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं। लावारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं। मानो इस नामकरण के औचित्य को ही दर्शा रहा हो। पूरा उपन्यास बीसू और आज़ादी की सपनों की मौत की गाथा है, जिस पर सभी गिद्ध उत्सव मनाने की तैयारी में हैं। स्पष्ट है कि यह नाम अच्छे नामकरण की कसौटियों पर खरा उतरता है। यह संक्षिप्त व सारगर्भित तो है ही, जिज्ञासा उत्पन्न करने में भी सामर्थ्य है और लेखिका के प्रतिपाद्य को धारदार व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत करने का मादा भी रखता है। मादा मतलब ताकत। प्रश्न है कि अगर मन्नू जी इस उपन्यास को महाभोज नाम नहीं देती तो वैकल्पिक नाम क्या हो सकता था। एक विकल्प था इसके चरित्र के आधार पर उपन्यास का नाम रखा जाता, जैसे दा साहब, बिशु, बिंदा या मिस्टर सक्सेना, किंतु इनमें से कोई भी नाम महाभोज जितना प्रभावशाली नहीं होता, क्योंकि यह उपन्यास अपनी प्रकृति में चरित्र प्रधान नहीं है। किसी भी चरित्र के नाम से लेखिका का प्रतिपाद्य व्यक्त नहीं हो पाता। दूसरा विकल्प हो सकता था कि किसी घटना को आधार बनाकर नाम रखा जाए, जैसे बीसू की मौत या सरोहा का चुनाव, किंतु चूंकि यह उपन्यास घटना प्रधान न होकर विश्लेषण प्रधान है, कोई भी घटना मूलक नाम लेखिका के गंभीर मंतव्य को व्यक्त नहीं कर पाता। और निष्कर्ष में है, स्पष्ट है कि उपन्यास का नाम महाभोज सर्वश्रेष्ठ संभावनाओं को धारण करती है और अपनी प्रतीकात्मकता में उस निराशा और अंधेरे को ठीक से व्यक्त करता है, जिसकी घुटन महसूस करके लेखिका ने इसका प्रणयन किया है। अतः यही नाम सर्वश्रेष्ठ है। तत्व में देखें, एक तरफ है तत्व, एक तरफ है शिल्प। तो तत्व में देखें उद्देश्य, शिल्प में उद्देश्य नहीं होता है। तत्व है दूसरा कथानक, कथा वस्तु, शिल्प में सिर्फ कथानक होता है। तत्व तीसरा है पात्र, तो शिल्प में भी पात्र होता है। चौथा तत्व है देश काल वातावरण, तो देश काल वातावरण शिल्प में नहीं होता है। पांचवा तत्व है भाषा शैली, तो शिल्प में भाषा शैली होता है। छठा तत्व है कथोपकथन, तो कथोपकथन शिल्प में हो भी सकता है और नहीं भी, अगर आप चाहें, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं।
तो शिल्प में पहला क्या है, शिल्प के प्रति नज़रिया, भाषा शैली, कथानक, चरित्र योजना, अन्य बिंदु। तो शिल्प में क्या क्या होता है, शिल्प के प्रति नज़रिया, भाषा शैली, कथानक, चरित्र योजना, अन्य बिंदु। अब देखते हैं महाभोज उपन्यास का शिल्प। महाभोज उपन्यास का शिल्प। महाभोज की जितनी प्रसिद्धि सूक्ष्म राजनीतिक विश्लेषण की वजह से है, उतनी ही शिल्पगत वैशिष्ट्य को लेकर भी है। मन्नू भंडारी नवलेखन के दौर की सजग शिल्पकार रही हैं। कहानियों और उपन्यासों के समानांतर फिल्मों और धारावाहिकों की पटकथाओं के लेखन में अत्यंत सफल रहे हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि उनका यह शिल्प कौशल महाभोज उपन्यास में भी दिखे। अब भाषा शैली हेडिंग पेपर में नहीं बनाना है, प्रिंटेड नोट्स में देखना है, यानी भाषा शैली हमें लिख लेना है। उसके बाद फिर चरित्र योजना हमें प्रिंटेड नोट्स में से देख के लिख लेना है। उसके बाद हम देखते हैं कथानक। कथानक में का बिंदु है, शिल्प में ही है कथानक, तो कथानक में का बिंदु है, महाभोज एक छोटे आकार का उपन्यास है, जबकि इसकी कथा अत्यंत जटिल है। यदि इसके बावजूद इसे पढ़ते हुए पाठक को बिखराव महसूस नहीं होता, तो यह लेखिका के अद्भुत कथानक कौशल का ही परिणाम है। और खा बिंदु है, महाभोज में मूल कथा एक ही है। महाभोज में मूल कथा एक ही है, जो बीसू और वृंदा से होते हुए मिस्टर सक्सेना के व्यक्तित्व रूपांतरण तक पहुंची है। शेष कथाएं जैसे महेश, दिनेश, दत्ता बाबू की कथाएं अवान्तर या प्रासंगिक हैं। अच्छी बात यह है कि किसी भी प्रासंगिक कथा को मूल कथा से स्वतंत्र महत्व नहीं मिला है। और गा बिंदु है, पूरे उपन्यास में एक भी घटना, चरित्र या प्रसंग ऐसा नहीं है जो कथानक की भीतरी मांग से न जुड़ा हो। और घा बिंदु है, गति और विराम उपयुक्त है। कहीं भी गति इतनी तेज नहीं है कि पाठक पीछे छूट जाए, और न ही इतनी धीमी है कि पाठक बोरियत महसूस करे। कुल मिलाकर कथानक अत्यंत सुगठित व कसा हुआ है। इस उपन्यास की भारी सफलता के मूल्य में एक अनिवार्य हिस्सेदारी कथानक योजना की भी है। अब देखते हैं उपन्यास के तथ्यों की दृष्टि से महाभोज। उपन्यास के तथ्यों की दृष्टि से महाभोज। मन्नू भंडारी यथार्थवादी लेखिका हैं, अतः आदर्श या उपदेश थोपने में उनकी रुचि नहीं है। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वे अपने समय के अधेरे यथार्थ को पूरी बेबाकी से दिखाएं, ताकि पाठक के मन को चोट लगे और उसके भीतर अपने परिवेश को बेहतर बनाने की छटपटाहट पैदा हो। कुछ आलोचक कहते हैं कि मिस्टर सक्सेना का व्यक्तित्व रूपांतरण आदर्श थोपने की कोशिश है, किंतु सच यह है कि लेखिका ने इस बदलाव के लिए आवश्यक परिस्थितियां जुटाई हैं और इसे स्वाभाविकता के नज़दीक रखा है। वैसे भी इस घटना को सुलभ यथार्थ भले ही न माने, दुर्लभ यथार्थ की परिधि में तो शामिल किया ही जा सकता है। तो इसी के साथ क्लास नंबर 19 यहीं पे समाप्त होता है।
हिंदी साहित्य लेक्चर 20 तत्व। तो इसमें हम देखते हैं तत्व। तो तत्व 6 होते हैं। उद्देश्य, कथानक कथा वस्तु, पात्र, भाषा शैली, कथोपकथन, देश काल वातावरण। कथोपकथन में क्या लिखा जाता है? संवाद कितने हैं, संवाद छोटे चुस्त गतिशील होने चाहिए, संवाद एकालाप हैं या फिर कैसे हैं, ये इसमें लिखा जाता है। देश काल वातावरण में सूचनाएं दी जाती हैं, तथ्य दिया जा मतलब सूचनाएं दी जाती हैं। किसकी सूचनाएं? तथ्य की और परिस्थितियों की। तथ्य में काल और स्थान के बारे में बताया जाता है, परिस्थितियों में भाषा के आधार पर बताया जाता है। तो काल का मतलब है जैसे आपातकाल, जैसे 1942 का आंदोलन, और स्थान में लखनऊ। ठीक। तो चलिए महाभोज के अगर हम तत्व की बात करें, मतलब तत्व के आधार पर उसकी व्याख्या करें तो कैसे लिखेंगे? महाभोज की कथा वस्तु अत्यंत विश्वसनीय है। यद्यपि इसमें ना तो किसी राज्य का नाम बताया गया है, ना दल या नेता का, और ना ही विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाएं पेश की गई हैं, किंतु 1970 के दशक में उत्तर भारत में जो राजनीतिक सामाजिक यथार्थ था वह ठीक वैसा था जैसे महाभोज में वर्णित है। आज के दौर में तो यह कथा वस्तु और अधिक विश्वसनीय बन पड़ी है। अब देखते हैं कथोपकथन। मन्नू भंडारी फिल्मों और धारावाहिकों की सफल पटकथा लेखिका रही हैं और इनका यह कौशल संवाद योजना में गहराई से व्यक्त हुआ है। दृश्यात्मक शैली यानी सीनिक मेथड पर बल देने के कारण महाभोज एक संवाद सघन उपन्यास है। मुख्यतः महेश सक्सेना संवाद, हीरा सक्सेना संवाद, राव चौधरी दा साहब संवाद प्रभावशाली हैं। इन छोटे चुस्त तथा गतिशील संवादों में कथानक को पर्याप्त गति और वक्रता प्रदान की है। उदाहरण के लिए सक्सेना, बिशु तुम्हारा दोस्त था ना? खास दोस्त? वृंदा, नहीं दुश्मन था। सक्सेना, दुश्मन? वृंदा, और नहीं तो क्या? जो आदमी बीच में ही दगा दे जाए उसे दोस्त कहेंगे आप? सीनिक मेथड क्या है? सीनिक मेथड है कि जब जहाँ पे लेखक बीच में उपस्थित नहीं होता, पाठक खुद चरित्र और घटनाओं को देखता है। सीनिक मेथड हुआ है जहाँ पे लेखक बीच में उपस्थित नहीं होता, पाठक खुद चरित्र और घटनाओं को देखता है। और दूसरा है पैनोरमिक शैली क्या है? लेखक की निगाह से पाठक दृश्यों को समझ पाता है। अब देखते हैं देश काल वातावरण। देश और काल की सूचनाएं लेखिका ने जानबूझकर कम रखी है ताकि उपन्यास बंध न जाए। हालांकि इतने संकेत दे दिए हैं कि पाठक कथानक का ऐतिहासिक भौगोलिक संदर्भ समझ सके। काल की दृष्टि से 1942 के आंदोलन और आपातकाल के हल्के फुल्के जिक्र हैं, जिससे समझ में आता है कि कथानक 1977-78 के आसपास का है। देश के स्तर पर सरोहा जैसे काल्पनिक स्थान कुछ सूचित नहीं करते, किंतु एक स्थान पर लखनऊ का जिक्र है और हीरा की अवधी भाषा से भी अनुमान होता है कि यह प्रसंग पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास का है। सूचनाओं के कम होने से हर स्थान का पाठक इसे अपने स्थान का ही मानता है और कथानक के सघन वातावरण में खो जाता है। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे। महाभोज की प्रासंगिकता।
तो प्रासंगिकता में क्या लिखा जाता है? सबसे पहले तो इसमें समस्याएं बताई जाती हैं। तो समस्याएं, दो समस्याएं, जैसे सामाजिक, राजनीतिक। तो सामाजिक में दलित, गांव, शहर, इनकी समस्याएं बताई जाती है। उसके बाद फिर शिल्प बताया जाता है। फिर समाधान बताया जाता है। समाधान जैसे मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी की भूमिका। उसके बाद प्रतिबद्धता या नज़रिया बताया जाता है, जैसे जब घर में आग लगी तो बताया गया है। तो वर्तमान में महत्वपूर्ण होना, उसके बाद बता देंगे कि वर्तमान में महत्वपूर्ण है, इस वजह से प्रासंगिक है। चलिए इसके आंसर की बात करें तो इसके आंसर की भूमिका देखते हैं प्रासंगिकता के। प्रासंगिकता का अर्थ है प्रासंगिकता का अर्थ है रचना जिस काल और देश के संदर्भ में लिखी प्रासंगिकता का अर्थ है कि रचना जिस काल और देश के संदर्भ में लिखी गई थी उसका अतिक्रमण करके वर्तमान काल के पाठक के लिए भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। महाभोज निस्संदेह आज भी प्रासंगिक उपन्यास है और इसकी प्रासंगिकता सिर्फ तत्कालीन समस्याओं के निरंतरता के रूप में नहीं बल्कि लेखिका के नज़रिए के स्तर पर भी देखी जा सकती है। अगला पैराग्राफ है, महाभोज 1970 के दशक के अंत की राजनीतिक सामाजिक विद्वत्ताओं को जाहिर करने वाला उपन्यास है। जिस अंधेरे के तरफ मन्नू जी ने इसमें इशारा किया है वह अंधेरा आज भी न सिर्फ कायम है बल्कि और घनीभूत हो गया है। चाहे राजनीतिक परिदृश्य देख लें या अपने समाज की तस्वीर निहार लें, यूँ लगता है कि महाभोज आज भी हम पर चोट कर रहा है। अगला पैराग्राफ है, राजनीतिक विद्वत्ताओं पर एक पैराग्राफ लिखें इस भाव के साथ कि आज भी यह सब मौजूद है। उसके बाद फिर अगले पैराग्राफ में लिखेंगे, दलित समुदाय के साथ हो रहे अन्याय की निरंतरता की चर्चा करें। उसके बाद फिर अगले पैराग्राफ में लिखेंगे, महाभोज की प्रासंगिकता सिर्फ इस अर्थ में नहीं है कि उसके लेखन काल की समस्याएं आज भी मौजूद हैं। प्रासंगिकता का ज़्यादा गहरा स्तर यह है कि रचनाकार की लेखकीय प्रतिबद्धता और समाधान पक्ष भी वर्तमान में प्रासंगिक या महत्वपूर्ण हैं। जिस दौर में अधिकांश लेखक व्यक्तिक मनोविज्ञान की गुत्थियां सुलझाने में लगे थे और मध्यवर्गीय जीवन का अकेलापन और अजनबीपन ही उनके साहित्य की कथा वस्तु बन पा रहा था, उस दौर में लेखिका की साहित्य की सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास कराना कम महत्वपूर्ण नहीं था। उपन्यास के प्राकथन में उन्होंने लिखा है, जब घर में आग लगी हो, उसके बाद आगे ... फिर निष्कर्ष में हमें लिखना है, कुल मिलाकर यह कहने में कोई अतियुक्ति नहीं होगी कि समय बीतने के साथ साथ महाभोज की प्रासंगिकता न सिर्फ बची है बल्कि वह बढ़ी भी है। इसका श्रेय लेखिका की दूरदृष्टि को ही दिया जाना चाहिए। अब एक और हम देखते हैं कि किसी पात्र का चरित्र चित्रण कैसे लिखा जाता है। किसी पात्र का चरित्र चित्रण लिखने के लिए क्या फॉर्मेट होना चाहिए। तो किसी पात्र का चरित्र चित्रण लिखने के लिए हमें 4 बातों को ध्यान देना होगा, जिसमें पहला बात है, संक्षेप में बताएं कि किसी रचना में चरित्रों का क्या महत्व है। इससे जोड़कर पूछे गए पात्र में 1-2 वाक्य लिखें। फिर दूसरे पॉइंट में लिखेंगे, पूछे गए पात्र का समान परिचय लिखें, अर्थात वह कौन है, क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं आदि। उसके बाद तीसरे पॉइंट में लिखेंगे, चरित्र योजना की दृष्टि से उस पात्र की विशेषताओं पर चर्चा करें। जैसे का नंबर है, चरित्र स्वाभाविक है या नहीं,
जैसे उसमें अंतर्द्वंद होता है कि नहीं। और खा में लिखेंगे चरित्र स्वतंत्र है या लेखक ने कठपुतली की तरह उसका इस्तेमाल किया है। यदि उसमें कोई बड़ा बदलाव आया है तो वह लेखकीय जिद्द का परिणाम दिखता है या परिस्थितियों का स्वाभाविक परिणाम नज़र आता है। और ग पॉइंट में लिखेंगे यदि उस चरित्र के संबंध में कुछ विवाद है तो उसकी भी चर्चा करें। और चौथे पॉइंट में लिख देंगे यानी सबसे लास्ट में लिख देंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में यह बताएं कि इस चरित्र की उपन्यास के कथानक में क्या विशिष्ट भूमिका है। यह बताएं कि इस चरित्र की उपन्यास के कथानक में क्या विशिष्ट भूमिका है। तो चलिए जैसे हम एक चरित्र का चित्रण लिखते हैं। मिस्टर सक्सेना का चरित्र चित्रण। मिस्टर सक्सेना का चरित्र चित्रण। इसमें पहला पॉइंट है, मतलब पहला पैराग्राफ है, कोई भी उपन्यास या तो घटनाओं, वर्णनों, भाषा शैली तथा कई अन्य उपकरणों की मदद से लिखा जाता है, किंतु यह कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि उपन्यास का कथानक मूलतः चरित्रों से बनता है। चरित्र योजना की गहराई से उपन्यास की गहराई की था लेना मुश्किल नहीं है। महाभोज में मिस्टर सक्सेना का चरित्र वह केंद्रीय चरित्र है जिसने उपन्यास की कथा वस्तु और कथानक के गठन में सबसे प्रभावी भूमिका निभाई है। अगला पैराग्राफ है, मिस्टर सक्सेना एक पुलिस अधिकारी हैं जो वर्तमान में पुलिस अधीक्षक पद पर हैं। उन्होंने 1942 के स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सा लिया था, किंतु गोलियों की डर से अपने दोस्त दिनेश को निहत्था छोड़कर लौट आए थे, जिसका अपराध बोध उन्हें आज तक है। वे ईमानदार और संवेदनशील अधिकारी हैं, इसीलिए सत्ता की गंदी चालों का हिस्सा बनने में सहज नहीं होते और इसलिए बहुत समय से उनकी पदोन्नति नहीं हो पा रही है। बीसू की मौत की तफ्तीश मतलब जांच, तो बीसू की मौत की तफ्तीश करने के लिए उनको नियुक्त किया गया और यहीं से वे इस उपन्यास के कथानक के टर्निंग पॉइंट बन गए हैं। अगला पैराग्राफ है, चरित्र योजना के प्रतिमानों के आधार पर देखें तो मिस्टर सक्सेना का चरित्र स्वाभाविक और सहज है। यह कहने में किसी संदेह की गुंजाइश नहीं है। स्वाभाविक चरित्र वह होता है जिसमें अच्छाई व बुराई को लेकर अंतर्द्वंद व विचलन नजर आए। मिस्टर सक्सेना गहरे स्तर पर विभाजित व्यक्तित्व की समस्या से जूझ रहे हैं। उनका नैतिक मन यानी सुपर ईगो उन्हें दिनेश को निहत्था छोड़ आने के लिए रह रहकर धिक्कारता है, जबकि उनका व्यवहारिक मन यानी ईगो उन्हें मजबूर करता है कि वे अपने परिवार और बच्चों पर ध्यान दें, नैतिकता के लोभ में खतरा न लें। इस अंतर्द्वंद ने उनके चरित्र को बेहद आकर्षक और जीवंत बनाया है। इस अंतर्द्वंद ने उनके चरित्र को बेहद आकर्षक और जीवंत बनाया है। उदाहरण, हर बार दिनेश को लड़ाई के मैदान में ले तो जरूर गए हैं, पर जैसे ही गोलियां चली हैं उसे निहत्था छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। मिस्टर सक्सेना के चरित्र पर यह आक्षेप है कि लेखिका ने रचना को सुखांत बनाने की अपनी जिद के कारण उनका व्यक्तित्व रूपांतरण
या हृदय परिवर्तन करा दिया है, जो यथार्थवादी की कसौटियों पर खरा नहीं उतरता। रचना के अंत में मिस्टर सक्सेना का रुकभामा के साथ दिल्ली की ओर जाना उनके व्यक्तित्व रूपांतरण का संकेत है। इस व्यक्तित्व रूपांतरण को कृत्रिम और नकली कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि लेखिका ने उनके अंतर्द्वंद के चित्र बारंबार दिखाकर यह स्थापित किया है कि उनके लिए रोज रोज की असहनीय पीड़ा से मुक्ति का एकमात्र रास्ता यही था। यह व्यक्तित्व रूपांतरण सुलभ यथार्थ की श्रेणी में भले ही न आ सके, उसे दुर्लभ यथार्थ मानकर यह आरोप खारिज किया जा सकता है कि मिस्टर सक्सेना का चरित्र कठपुतली की तरह परतंत्र है। फिर लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में लिखेंगे, समग्र रूप में यह कहा जा सकता है कि मिस्टर सक्सेना का चरित्र ही महाभोज के प्रतिपाद्य को उद्घाटित करने वाला चरित्र है। फिर से पढ़ता हूँ। समग्र रूप में यह कहा जा सकता है कि मिस्टर सक्सेना का चरित्र ही महाभोज के प्रतिपाद्य को उद्घाटित करने वाला चरित्र है, क्योंकि बीसू और वृंदा से होते हुए वह खतरनाक लपकती अग्निलीक उनके व्यक्तित्व में समाहित हुई है, जिसके प्रति मन्नू जी ने यह उपन्यास समर्पित किया है। जो एक चरित्र उपन्यास खत्म हो जाने के बाद भी पाठक के चेतना में धंस जाता है, वह मिस्टर सक्सेना का ही है। जो एक चरित्र उपन्यास खत्म हो जाने के बाद भी पाठक के चेतना में धंस जाता है, वह मिस्टर सक्सेना का ही है। अब हम एक नए उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है दिव्या। अब उसमें हम देखेंगे कौन कौन से पात्र या चरित्र हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि दिव्या जो उपन्यास है उसका स्थान कौन कौन सा है, स्थान उसमें कौन कौन से आए हैं। तो पहला तो है उसमें स्थान का नाम सागल या सियालकोट। दूसरा स्थान आता है मथुरा, तीसरा आता है मगध और चौथा है दार्व। सागल, मथुरा, मगध, दार्व। ठीक, तो ये तो स्थान हो गए। अब चरित्र की बात करें तो चरित्र में दो वर्ग आते हैं। एक तो विशिष्ट वर्ग यानी एलिट्स क्लास और दूसरा है साधारण वर्ग। तो विशिष्ट वर्ग में 3 लोगों का नाम आता है। पहले हैं मिथोड्रस, दूसरे हैं प्रेस्थ, तीसरे हैं धर्मस्थ देव शर्मा, जो कि CGS हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ सागर हैं। और इन्हीं की पुत्री का नाम है दिव्या। तो विशिष्ट वर्ग में 3 चरित्र हैं, मिथोड्रस, प्रेस्थ और धर्मस्थ देव शर्मा CJS हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ सागर हैं, और इन्हीं का पुत्री का नाम है दिव्या। ठीक, अब हम अगर मिथोड्रस की बात करें तो मिथोड्रस जो है वो मद्र का गणपति है। मिलिंद के सेनापति हैं। सीरो जो है वो आक्रमक कर देता है और सीरो की शादी पृथसेन से होती है। प्रेस्थ कौन है? प्रेस्थ जो है वो दास अश्व व्यापारी है। प्रेस्थ जो है वो दास है, अश्व व्यापारी है, यानी दास अश्व व्यापारी है। वो श्रेष्ठी है, मतलब उसके पिता श्रेष्ठी हैं, तो वो श्रेष्ठी का पुत्र है, तो वो श्रेष्ठी है। तीसरा है गरीब ब्राह्मण कन्या से विवाह। गरीब ब्राह्मण कन्या से उसका विवाह होता है। पृथसेन जो है वो वीर है, योग्य है। पृथसेन को 2 चीज़ों से, मतलब पृथसेन को एक तो दिव्या और दूसरा सीरो, उसके लाइफ में 2 औरतें आती हैं, एक दिव्या एक सीरो। दिव्या से तो उसकी शादी नहीं होती, लेकिन सीरो से उसकी शादी होती है।
ठीक है। तो पृष्ठ कौन है? पृष्ठ दास अश्व व्यापारी है, वह एक श्रेष्ठी है। उसका विवाह गरीब ब्राह्मण कन्या से उसका विवाह होता है, जिससे उसे एक पुत्र होता है जिसका नाम पृथसेन होता है। पृथसेन वीर और योग्य है। पृथसेन को प्रेम होता है दिव्या से, और पृथसेन की शादी होती है हीरो से। फिर बात करें धर्मस्थ देव शर्मा की, तो धर्मस्थ देव शर्मा CJS हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ सागर हैं। उनकी पुत्री का नाम दिव्या है। धर्मस्थ देव शर्मा के पिता थे पंडित वागीश शर्मा। धर्मस्थ देव शर्मा के पिता थे पंडित वागीश शर्मा। और इनके पुत्र हैं, इनके 3 पुत्र और एक पुत्री है। पुत्री का नाम है दिव्या, लेकिन 3 पुत्र कौन कौन से हैं? विष्णु शर्मा, प्रबुद्ध शर्मा, विनय शर्मा। विष्णु शर्मा, प्रबुद्ध शर्मा, विनय शर्मा। तो धर्मस्थ देव शर्मा के 3 पुत्र विष्णु शर्मा, प्रबुद्ध शर्मा, विनय शर्मा हैं। तो विष्णु शर्मा जो हैं वो रूढ़िवादी किस्म के हैं। प्रबुद्ध शर्मा जो हैं वो समझदार या प्रगतिशील हैं। और जो विनय शर्मा हैं वो नई पीढ़ी का रूढ़िवादी हैं विनय शर्मा। और एक पुत्री है जिसका नाम है दिव्या। दिव्या जो है वो दारा और अंशुमाला, मतलब इनकी सहेली हैं। दारा और अंशुमाला दिव्या की सहेली हैं, कह सकते हैं इसे। और साधारण वर्ग में कौन कौन आता है? तो साधारण वर्ग में सबसे पहला नाम आता है मारिस। मारिस जो है वो पुष्यकांत का पुत्र है। मारिस जो है वो लोकायत या चारवाक है। वह सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार है और बदनाम है। तो मारिस जो है वो लोकायत या चारवाक को मानता है, सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार है और बदनाम है। तो मारिस पुष्यकांत का पुत्र है, लोकायत या चारवाक है, सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार है और बदनाम है। अब देखते हैं विशिष्ट वर्ग यानी वर्ण व्यवस्था के समर्थक। विशिष्ट वर्ग में हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था के समर्थक। तो इसमें प्रवर्धन है। प्रवर्धन, इसमें 3 लोगों का नाम आता है। प्रवर्धन, कार्तवीर, सर्वार्थ। प्रवर्धन, कार्तवीर, सर्वार्थ। तो प्रवर्धन, कार्तवीर, सर्वार्थ। तो प्रवर्धन के 2 पुत्र हैं, एक रुद्रधीर, एक वसुधीर। प्रवर्धन के 2 पुत्र, एक रुद्रधीर, एक वसुधीर। उसके बाद कार्तवीर का नाम आता है। कार्तवीर के 1 पुत्र हैं संकृद। उसके बाद तीसरा नाम है सर्वार्थ। सर्वार्थ के 1 पुत्र हैं इंद्रदीप। तो सर्वार्थ के 1 पुत्र हैं इंद्रदीप। अगर हम फिर उसमें एक नाम आता है मल्लिका का। मल्लिका जो है वो कला प्रमुख या नृत्यांगना है। मल्लिका की बेटी का नाम है रुचिरा। रुचिरा जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। मल्लिका जो है वो कला प्रमुख या नृत्यांगना है। मल्लिका की बेटी का नाम है रुचिरा, जिसकी मृत्यु हो जाती है। मल्लिका की पुरानी स्टूडेंट यानी पुरानी छात्रा जो है उसमें नाम है 3 लोगों का, रत्नप्रभा, गोपा, सुलेखा। रत्नप्रभा जो हैं वो मथुरा में हैं, गोपा जो हैं वो तक्षशिला में हैं और सुलेखा जो है वो मगध में है। तो मल्लिका की 3 पुरानी स्टूडेंट हैं। मल्लिका की 3 प्रमुख छात्रा हैं। पहली है रत्नप्रभा जो कि मथुरा में है, दूसरा है गोपा जो तक्षशिला में है, तीसरा है सुलेखा जो मगध में है। और अगर वर्तमान स्टूडेंट की बात करें यानी मल्लिका की जो वर्तमान स्टूडेंट हैं, छात्रा हैं, उसमें नाम आता है 3 लोगों का। एक है दिव्या, दूसरा है मधुलिका, तीसरा है कुमुद सेन। पहला है दिव्या, दूसरा माधुलिका। तीसरा कुमुद सेना। दिव्या, माधुलिका, कुमुद सेना। ठीक। अगर हम दास में बात करें तो दास में 3 लोगों का नाम आता है। एक तो परतूल जो है वो दास व्यापारी है। धाता जो है
धाता, धाता जो है वो दिव्या की माँ की भूमिका अदा करती है। धाता जो है वो दिव्या की माँ की भूमिका अदा करती है, यानी दिव्या की माँ नहीं है, लेकिन धाता जो है वो दास है, लेकिन वो दिव्या की माँ की भूमिका अदा करती है। और धाता की पुत्री का नाम है छाया। धाता की पुत्री का नाम है छाया, जो कि दिव्या की बेस्ट फ्रेंड है, जो कि दिव्या की बेस्ट फ्रेंड है। छाया जो है वो बाहुल, छाया का प्रेमी जो है वो बाहुल है, छाया का प्रेमी वो बाहुल है। तो प्रतुल जो है वो दास व्यापारी है। धाता जो है वो दिव्या की माँ की भूमिका अदा करती है। धाता की पुत्री का नाम है छाया, जो कि दिव्या की बेस्ट फ्रेंड है। और छाया का प्रेमी जो है उसका नाम है बाहुल, छाया के प्रेमी का नाम है बाहुल। अब हम देखते हैं सागर। पहले तो हम देखते हैं बौद्ध परंपरा। इसमें एक नाम और पहले देखते हैं बौद्ध परंपरा। बौद्ध परंपरा जो है उसमें दो लोग हैं। बौद्ध परंपरा को दो लोग मानते हैं। कौन कौन से हैं? एक स्थविर चावुक और दूसरा है भंते पृथसेन। स्थविर चावुक भंते पृथसेन, स्थविर चावुक भंते पृथसेन। स्थविर चेविक जो हैं, चावुक जो हैं, या बोल सकते हैं चावुक। तो स्थविर चावुक जो हैं वो वैद्य हैं। बौद्ध परंपरा को मानने वाले दो लोग हैं, स्थविर चावुक भंते पृथसेन। स्थविर चावुक जो हैं वो वैद्य हैं और भंते पृथसेन हैं। तो बौद्ध परंपरा को मानने वाले दो लोग स्थविर चावुक और भंते पृथसेन। स्थविर चावुक वैद्य हैं, भंते पृथसेन बौद्ध परंपरा को मानते हैं। सागल में क्या हो रहा है? सागल में कला होने जा रहा है। तो अब माहौल बना है कि सागल में कला होगा, और कला कौन करेगा? मल्लिका करेगी, वो भी 2 वर्ष के बाद हो रहा है कला। तो सागल में कला होने जा रहा है जिसको मल्लिका करेगी, और 2 वर्ष के बाद ये कला हो रहा है। तो इसमें दो प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें लड़कों में भाग लेते हैं और लड़कियां भाग लेती हैं। तो 2 प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें लड़के और लड़कियां भाग लेती हैं। लड़कों में नाम है पृथसेन का, संकृद का, वसुधीर का, विनय शर्मा, इंद्रदीप विश्वेश। पृथसेन, संकृद, वसुधीर, विनय शर्मा, इंद्रदीप विश्वेश। पृथसेन, संकृद, वसुधीर, विनय शर्मा, इंद्रदीप विश्वेश। पृथसेन, संकृद, वसुधीर, विनय शर्मा, इंद्रदीप विश्वेश। ये सभी लड़के भाग लेते हैं प्रतियोगिता में। और लड़कियों में नाम आता है कुमुदसेना, मार्दुलिका और दिव्या। कुमुदसेना, मार्दुलिका और दिव्या। कुमुदसेना, मार्दुलिका और दिव्या। कुमुदसेना, मार्दुलिका और दिव्या। दिव्या जो है वो मराली का आत्मसमर्पण करती है। मराली का आत्मसमर्पण, दिव्या जो है वो मराली का आत्मसमर्पण करती है। तो प्रतियोगिताएं होती हैं, प्रतियोगिताओं में लड़के और लड़कियां भाग लेती हैं। लड़के में है पृथसेन, संकृद, वसुधीर, विनय शर्मा, इंद्रदीप विश्वेश। और लड़कियों में है कुमुदसेना, मार्दुलिका, दिव्या। दिव्या जो है मराली का आत्मसमर्पण करती है, मराली का आत्मसमर्पण करती है। जहाँ पे मराल का मतलब होता है हंस, मराल का मतलब है हंस, और मराली का मतलब है हंसनी। मराल का मतलब हंस और मराली का मतलब हंसनी। अगर हम इसी में बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण शब्द का, तो निदान जो है, निदान का मतलब होता है समस्या के कारणों को पहचानना। निदान का मतलब होता है समस्या के कारणों को पहचानना, और समाधान मतलब होता है उन्हें दूर करना। तो इसी के साथ क्लास 20 यहीं पे समाप्त होता है।